हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुके हैं 22 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ गाइज, जो आपका टीचर होता है वो आपको एक मार्गदर्शक की तरह, एक गाइड की तरह आपको केवल क्या दिखा सकता है, केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, शिक्षा के रूप में रास्ता दिखा सकता है वो आपको मंजिल पाने के लिए। लेकिन आपको उस रास्ते पर, गुरु के द्वारा दिखाए गए उस रास्ते पर, शिक्षा रूपी रास्ते पर कैसे चलना है या उस रास्ते का कैसे प्रयोग करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो गाइज, उस दिखाए गए गुरु के रास्ते को आपको बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ और लगन और मेहनत के साथ आपको उस रास्ते पर चलना है और अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए उस रास्ते को तय करना है। तो गाइज, अपने उसी दृढ़ निश्चय के साथ आइए चले बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, जो है हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो भारतीय हैं गाइज, वो दिन ब दिन हमारे जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया भर में क्या हमारे भारत का नाम रोशन करते आए हैं। तो गाइज, हमें इन्हीं सब लोगों से क्या प्रेरणा लेकर हमें भी अपने भारत के लिए कुछ ना कुछ, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ हमें अच्छे काम करते जाना है, जिससे कि हमारा जो देश है उसका नाम पूरी दुनिया में हो। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन क्या बना है कि गाइस, हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। तो गाइस, भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जिनको ब्रिटेन का, यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, तो गाइस उसका रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो गाइस, कौन है वो? हमारे प्राइड हैं, कौन? रवि सोलंकी जी। रवि सोलंकी जी हैं जिनको क्या दिया जा रहा है? ये रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के यह विशेष पुरस्कार है जिससे सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो गाइस, कौन है? रवि सोलंकी जी, जिनको आपको रखना है याद। ठीक है गाइस, तो क्या किया है गाइस इन्होंने? जैसे कि आपको मालूम है, चिकित्सक है, यानी कि ये एक डॉक्टर हैं। तो गाइस, डॉक्टर अब क्योंकि चल रहा है क्या? कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड-19 में डॉक्टर की आपको पता है कि वो हमारे कोविड-19 के वॉरियर हैं, जो हमें कोरोना से जिन्होंने बचाया है, खुद अपनी जान पर खेलकर हमें उन्होंने बचाया है। वो हम केवल कोरोना पीरियड में ही नहीं, जो एवर टाइम वो हमारे क्या होते हैं? भगवान की तरह ही हमारे लिए काम करते हैं। तो गाइस, वो चिकित्सक जो हैं, कौन? रवि सोलंकी जी। उन्होंने क्या किया है कि यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 से वॉरियर के रूप में काम करने की वजह से, यानी कि बहुत ही लगन से, दिल से मेहनत की है उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो गाइस, इसीलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। किसको? रवि सोलंकी जी को, जो है हमारे भारतीय मूल के डॉक्टर। तो गाइस, ये है रवि सोलंकी जी, जो है हमारे भारत के प्राइड। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है रवि सोलंकी जी को। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में रेल बाइसिकल नाम की नई प्रणाली भारतीय रेल ने विकसित की है। यह किसके काम को सरल बनाने में सहायक है? तो गाइस, भारतीय रेल के एक सदस्य हैं जिनका नाम है पंकज, जिनका नाम है, उन्होंने क्या बनाई है? एक बाइसिकल, यानी कि साइकिल बनाई है, रेल साइकिल जिसका नाम दिया गया है। उन्होंने क्या किया है कि जिस तरीके से जो रेल की पटरियां होती है उन पर चलने वाली साइकिल, जरा गाइस आप ध्यान दीजिए किस तरीके से वो साइकिल चलती होगी। तो गाइस, साइकिल जो रेल की पटरियों पर चलेगी, तो गाइस इस तरीके से वो साइकिल चलेगी। तो गाइस, ये है रेल बाइसिकल, जो इस तरीके से, यानी कि देखिए यहाँ पर है, ये इस तरीके से यहाँ पर रुकी हुई है और दूसरी पटरी पर भी ये रुकी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पटरी पर ये चल रही है। तो गाइस, इस तरीके से रेल बाइसिकल बनाई है, किसने? पंकज नाम दिया जा रहा है जिन्होंने बनाई है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है रेल बाइसिकल। तो किसके काम को यह सरल करने में सहायक है? तो गाइस, आपको याद रखना है जो
जो गैंग मैन होते हैं, ट्रैक मैन, जो रेलवे के ट्रैक मैन होते हैं, जो किसकी पटरियों की, रेलवे पटरियों की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, उनके लिए सहायक होगी क्या, यह रेल बाइसिकल। तो गाइज आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जब इन्हें पूरी ट्रेन की पटरियों की क्या करनी होती है, जांच पड़ताल करनी होती है कि कहीं से कोई पटरी खराब तो नहीं है, तो इन्हें काफ़ी लंबे जो रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, पैदल ही पैदल। तो इसलिए गाइज ये है, इन्होंने साइकिल बनाई है जो इनका काम आसान करेगी। ठीक है, सो गैंगमैन और ट्रैक मैन होते हैं, जो ट्रैक को ठीक करते हैं, तो गाइज इनका काम को ये सरल करने में सहायक होगी, यह है बाइसिकल। तो गाइज आपको एक अंदाजा रखना है इसके बारे में। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में माली में तख्ता पलट हुआ है। इसके बाद किसने स्वयं को जुंटा का अध्यक्ष घोषित किया है। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि गाइस हमने अभी एक दिन पहले ही हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो माली है, जो कि साउथ अफ्रीका का एक देश है माली, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम था, इब्राहिम कित्ता जिनका नाम था, इब्राहिम अबूबकर कीता जिनका नाम था। तो गाइज उन्होंने इस्तीफा दिया है गाइज। इस्तीफा उन्होंने मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि वहाँ की जो सेना है, वो सेना विद्रोही हो गई और उसने क्या किया, बंदूक की नोक पर उनसे इस्तीफा दिलाया। तो गाइज इब्राहिम अबूबकर कीता को इस्तीफा उन्होंने जो वहाँ की सेना थी, उन्होंने विद्रोह करके उन्हें बंदूक की नोक पर उनसे इस्तीफा लिया। और फिर अब क्या किया, उसी सेना के जो उनके अध्यक्ष थे सेना के, तो उसने असीमी गोइता ने क्या किया है, अब इनके इस्तीफे के बाद खुद स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर लिया है। तो असीमी गोइता वहाँ के क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो गाइस क्या है, आइए जान लेते हैं इस जुनता के बारे में। तो गाइस जो जुनता है, ये यहाँ की क्या है, ये यहाँ की सेना की समिति है। जुनता जो है सेना की समिति है जुनता। तो गाइस इसका अध्यक्ष घोषित कर लिया है, यानी कि यही अब क्या चलाएंगे, यहाँ पर एक सैन्य शासन लग गया है। ठीक है, तो माली में सैन्य शासन लग गया है। अब क्योंकि यह मामला गर्म है, यानी कि ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही हाईलाइट हो रही है, तो इसलिए अब पूरी संभावना है कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो उनमें यह पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो गाइस ये है इब्राहिम कीता और यह है जो नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है, असीमी गोइता ये हैं और यह है इब्राहिम कीता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितना दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो गाइस जैसे कि मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन कवर किया था, जो था गाइस आपको सभी इंटरलिंक करते चलना है। जो मैंने प्रीवियस टाइम में आपको क्वेश्चंस कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड सारे यहाँ पे आगे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नए भी आते हैं जिनके बाद में और न्यूज़ आती हैं। तो गाइस इस तरीके से हमको इंटरलिंक कनेक्ट करते चलना है, कनेक्ट द डॉट्स करते चलना है, यानी कि हर डॉट्स को मिलाते चलना है। इसी तरीके से यह क्वेश्चन है जो है खेल मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। गाइज आपको याद रखना है, किरण रिजिजू कौन है, हमारे खेल मंत्री हैं। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, यानी कि अभी प्रस्ताव है, अभी लागू नहीं किया गया है, तो प्रस्ताव रखा है किसने, किरण रिजिजू ने, जो है खेल मंत्री। तो उन्होंने कितना प्रस्ताव रखा है, तो गाइस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये जो खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सबसे बड़ा जो खेलों में दिए जाने वाला, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो गाइस खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख राशि दिए जाने का प्रस्ताव रखा है, किसने, किरण रिजिजू जी ने। तो गाइस अब से पहले क्या था, यह मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैंने एक जो न्यूज़ थी कवर की थी, तब बताया था कि 25 लाख से पहले, अब यानी कि अब क्या है, अब है गाइस 7.5 लाख यह राशि है जो दी जाती है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है 7.5 लाख राशि दी जाती है, लेकिन 25 लाख रखने का प्रस्ताव किया है किसने, किरण रिजिजू जी ने। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो अन्य जो पुरस्कार हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख से 25 लाख करने की बात की गई है। उसी तरीके से अर्जुन पुरस्कार, जिसमें 5 लाख धनराशि दी जाती है, उसमें क्या किया गया है, उसमें 15 लाख की
क्या उसमें 15 लाख की जो उसमें 15 लाख का प्रस्ताव पारित यानी कि प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरीके से ध्यानचंद पुरस्कार में भी 15 लाख का और द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। किसके द्वारा? किरण रिजिजू जी द्वारा, जो है हमारे खेल मंत्री। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो मैंने आपको बताए थे कि जो हमारे देश में जो 5 प्लेयर थे जिनको क्या राजीव गांधी पुरस्कार देने के लिए सेलेक्ट किया गया है, उनमें से कोई किसी एक को सेलेक्ट किया जाना है। तो गाइस कौन थे वो 5 प्लेयर्स? आपको याद रखनी है। रोहित शर्मा, मरियप्पन और मानिका, रानी रामपाल और विनेश फोगाट जी हैं। इनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे राजीव गांधी पुरस्कार के लिए, इन 5 में से। तो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना का प्रावधान है। तो गाइस यह जो क्वेश्चन है, यह सीधे मैंने जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत लगा दिया है। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, यानी कि डायरेक्ट जो अनुच्छेद है वो दे दिया गया है। इसके साथ में न्यूज़ बनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना का प्रावधान है। यानी कि न्यायालय की अवमानना का, अगर कोई अवमानना करता है तो उसको सजा किस तरीके से मिलेगी, उस चीज का प्रावधान है। किस में? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 में है न्यायालय की अवमान का, यानी कि न्यायालय की अगर कोई अवमानना करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान है। किस में? अनुच्छेद 129 में। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज क्यों आया यह जो विवाद है, यह सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि गाइज मैंने कुछ टाइम पहले भी ये कवर की थी यह न्यूज़ कि न्यायालय की अवमानना जो है वो एक सुर्खियों में है। यह खबर किस वजह से है? तो गाइज यह देखिए, यह है कौन? यह है हमारे प्रशांत भूषण। यह प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के जज हैं प्रशांत भूषण। उन्होंने क्या किया, जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कौन? शरद अरविंद बोबडे जी हैं। उनके लिए क्या कहा कि शरद अरविंद बोबडे जी जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो कोरोना टाइम में क्या कर रहे हैं? बिना मास्क के। गाइस देखिए, बिना मास्क के और इतनी बड़ी बाइक पर, यानी कि गाइस हार्ले डेविडसन ये बाइक है, करीब 50 लाख की बाइक है। तो गाइस इस पर ये क्या कर रहे हैं? मतलब एंजॉय कर रहे हैं कोरोना टाइम में, जबकि सब घरों में कैद हैं और साथ ही कोई बाहर निकल भी रहा है तो मुंह पर मास्क लगे घूम रहा है। तो गाइस ये बिना मास्क के हैं और इतनी बड़ी बाइक पर एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस उन्होंने जस्टिस ये जो प्रशांत भूषण है, इन्होंने क्या इनकी अवमानना की। शरद बोबडे जी ने यह इन पर आरोप लगाया था। तो गाइस अब उन पर फिर केस चलाया गया। तो उनको 20 अगस्त को उनकी सुनवाई होनी थी। तो अब कोर्ट ने क्या कहा है कि तो गाइस 20 अगस्त को कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपको अपने बचाव में कोई अपनी सफाई देनी है तो आप दइए। आप उनको कुछ टाइम दे दिया गया है 20 अगस्त को उनको कुछ टाइम दे दिया गया है ताकि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके, प्रशांत भूषण जी। ठीक है गाइस, तो आपको यह था जो विवाद था, यह सुर्खियों में था। और इसी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो भी आपको याद रखना है। क्या है? जो न्यायालय की अवमानना कर दी है, किसने? प्रशांत भूषण ने। किसकी? अरविंद बोबडे की, जिसने न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया है अरविंद बोबडे जी के द्वारा। तो गाइस अनुच्छेद 129 आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। जो है हाल ही में किस संस्थान ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को $1 बिलियन का रेंट प्रदान करने की मंजूरी दी है? यानी कि गाइस किस संस्था ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को $1 बिलियन का लोन प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो गाइस किसने की है ये मंजूरी? हमारे भारत में दिल्ली व मेरठ के बीच रेल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने के लिए 1 बिलियन की यह राशि है जो किसने प्रदान की है? लोन है, किसने प्रदान किया है? तो गाइस ADB ने, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने यह हमें सहायता दी है। गाइस क्या है? दिल्ली रोड रैपिड जो ट्रांजिट कॉरिडोर है, इसके लिए यह सहायता दी है किसने? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। तो गाइस ये जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर है, यह दिल्ली से मेरठ
के बीच बनाया जाना है, जिसकी जिसकी लंबाई होगी 82 किलोमीटर्स। जिसकी लंबाई होगी क्या, 82 किलोमीटर्स जिसकी लंबाई होने वाली है। यह एक ट्रांजिट कॉरिडोर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है वो क्या, उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके मेंबर कितने हैं, 68 इसके मेंबर हैं। और इसी के साथ गाइज हमें इंटरलिंक भी करना है इस क्वेश्चन में, और इसका पहले जान लेते हैं। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। अब जानते हैं इसकी इंटरलिंक की क्या बात है। तो गाइज हमने कल या परसों ही यह न्यूज़ कवर की थी कि हमारे जो अशोक लवासा जी हैं, जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, अशोक लवासा जी 1 आउट ऑफ 3 जो इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जी, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसका, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसको, अशोक लवासा जी को। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, अशोक लवासा जी हैं। और इसी के साथ जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, असाकावा कौन है, इसके अध्यक्ष हैं। तो गाइज क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारे जो अशोक लवासा जी हैं वहाँ के उपाध्यक्ष बने हैं। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के कुछ भी क्वेश्चन का इसका आंसर आ सकता है इन्हीं में से। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग निर्माण कार्य में नहीं किया जा रहा है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है गाइस लोहे का हमारे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जिसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका 5 अगस्त को क्या था, राम जन्मभूमि पूजन था। तो गाइस इसमें लोहे धातु का क्या नहीं किया गया है, उपयोग नहीं किया है, लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जबकि किसका उपयोग किया जा रहा है, तांबे का इसमें उपयोग किया जा रहा है, तांबे का उपयोग किया जा रहा है। और इसमें गाइज इसमें ताम्र पत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि 10,000 इसमें ताम्र पत्र लगाए जाएंगे। और गाइज इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो 10,000 जो ताम्र पत्र हैं वो लगाए जाएंगे। और यहाँ के जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट है, जिसकी फरवरी 2020 में ही स्थापना की गई थी, जिस ट्रस्ट की, जो उसमें क्या कहा गया है कि जो ताम्रपत्र 10,000 ताम्रपत्र हैं उनको दान करने को कहा। यानी कि लोगों को यह कहा गया है कि आप 10,000 जो ताम्रपत्र हैं वो कोई एक एक करके आप हमें दान कर सकते हैं। यानी कि जो ताम्रपत्र हैं उनको आप हमें मंदिर के लिए दान कर सकते हैं, जिस पर आप अपना नाम लिखवाकर, अपने परिवार का, अपने गांव का, इस तरीके से नाम लिखवाकर क्या कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं मंदिर के नाम पर। तो गाइस 10,000 ताम्रपत्रों का इसमें यूज किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, और धातु जरूर याद रखना है कि इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो 5 अगस्त को हमारे राम जन्मभूमि का क्या हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, जिसकी नींव रखी गई थी। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय ने किस नाम से चैलेंज की शुरुआत की है, जिसमें शक्ति व देगा नामक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके टेक्नोलॉजी उत्पाद विकसित किए जाएंगे। तो गाइस हमारे इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं कौन, रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी जो हैं उसके मंत्री हैं गाइस, रविशंकर प्रसाद जी इसके मंत्री हैं। और यह जो चैलेंज है, इस चैलेंज की शुरुआत की गई है, जिसमें शक्ति व देगा नामक माइक्रो प्रोसेसर है गाइस, माइक्रो प्रोसेसर है का उपयोग करके टेक्नोलॉजी उत्पाद विकसित, यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको विकसित करना है। तो गाइज कौन सा वह चैलेंज है गाइज, तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है, जिसके अंतर्गत शक्ति व देगा नामक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है गाइज, टेक्नोलॉजी के उत्पादों को बनाने के लिए। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। और कौन है हमारे रविशंकर प्रसाद जी, आईटी मिनिस्टर, तो ये हैं रविशंकर प्रसाद जी, जिनका आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है GRO यानी कि JRO गाइस, JRO है ये, JRO 204
किस फसल के उन्नत बीज हैं, किस फसल के उन्नत बीज हैं, यानी कि बीज का नाम है JRO 204, किस फसल के उन्नत बीज हैं। इसके लिए JCI ने राष्ट्रीय बीज निगम के साथ समझौता किया है। तो गाइस ये आपको याद रखना है कि जो जे है, जे किसके लिए यूज किया गया है, जूट के लिए यहाँ पर क्या किया है, यह यूज किया गया है। तो JRO जूट के लिए क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो JRO 204 यह फसल है जूट के लिए। तो गाइज आपको याद रखना है कि जूट को क्या क्या कहा जाता है। तो जूट को गाइज पटसन कहा जाता है, जूट को पटसन, और क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। तो गाइज ये एग्जाम में पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है, ये जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। तो गाइज आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो पटसन का खेती होती है वो कहाँ पर होती है, तो इस वेस्ट बंगाल में होती है। वेस्ट बंगाल में किसकी, जूट की सबसे ज्यादा क्या होती है, खेती की जाती है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। और इसी के साथ जो भारतीय पटसन निगम है, यानी कि भारतीय पटसन निगम JCI, भारतीय पटसन निगम JCI जो है, जो निगम है यानी कि कॉरपोरेशन है, वो कहाँ पर होगा गाइस, अगर सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर होती है पटसन की, तो गाइस वेस्ट बंगाल में होती है। और तो इसका जो निगम है, जो इसका कॉरपोरेशन है, जो इसका कार्यालय है, वो कहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में ही होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो और इसमें क्या किया गया है समझौते में, तो गाइस इसके समझौते में क्या किया गया है कि जो जूट के, ये जो समझौता है जूट के बीज बनाकर, यानी कि जो राष्ट्रीय बीज निगम है, इसके यह बीज बनाने का काम करती है। तो ये जो राष्ट्रीय बीज निगम है, यह बीज बनाएगा किसके, जूट के नए नए तरीके के बीज बनाएगा। और यह फिर किसको देगा, वस्त्र मंत्रालय को देगा, जिसकी मंत्री कौन है, हमारी यह स्मृति ईरानी जी जिसकी मंत्री हैं। तो गाइस स्मृति ईरानी के मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय को देगा क्या, जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो बीज बनाकर वस्त्र मंत्रालय को देगा, ताकि वो JCI यानी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसानों को बेच दे। जो अच्छे अच्छे बीज बनाकर जो राष्ट्रीय बीज निगम देगा वो किसको, किसानों को बेच दे। इस तरीके से ये समझौता किया गया है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं। तो गाइस ये है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये हैं कृषि मंत्री, और यह है कौन, स्मृति ईरानी जो है वस्त्र मंत्रालय की मंत्री हैं। तो गाइस आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में BNS शोंगराम ने गोवा के ममरगांव में पोर्ट ऑफ कॉल किया है। BSNL ग्राम किस देश का पोत है। तो गाइज आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि जो शोंगराम है, यहाँ पर शोंगराम लिखा गया है और यहाँ भी शोंगराम है। तो गाइज इस शोंगराम का मतलब क्या होता है, क्योंकि गाइज आपको इससे पहले आपको जान लेना है कि यह बांग्लादेश का पोत है, यानी कि जो पानी में चलते हैं जहाज हैं वो हैं। ठीक है, तो शोंगराम का मतलब क्या होता है, जैसे कि गाइज आप रसगुल्ला को रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन अगर आप बंगाल की साइड जाएंगे तो रसगुल्ला को क्या बोलेंगे, रसोगुल्ला बोलते हैं। तो गाइज इसीलिए जो शोंगराम है वो वहां पर बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, संग्राम को बोला जाता है, क्या, शोंगराम। तो गाइज यहाँ का संग्राम और वहाँ का शोंगराम एक ही चीज है, जैसे कि यहाँ का रसगुल्ला और वहाँ का रसोगुल्ला। तो गाइज इसी तरीके से वहां पर बोला जाता है संग्राम को शोंगराम। तो गाइज यह है। और BNS शोंगराम ने, अब क्या है क्वेश्चन, BSN शोंगराम ने गोवा के ममरगांव में पोर्ट ऑफ कॉल। तो गाइज जान लेते हैं कि पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है। तो गाइज जब भी कोई पोत यानी कि जहाज कहीं जाते होते हैं तो उन्हें कहीं बीच में रुकना होता है, किस लिए, या तो फ्यूल के लिए, पोत के फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, या जो उसमें बैठे लोग होते हैं वो खाना पीने के लिए रुकते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, पोर्ट ऑफ कॉल। यानी कि किसी पोर्ट पर रुक जाते हैं, वहां पर किसके लिए, फ्यूल के लिए, खाने पीने के लिए रुक जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। तो गोवा के ममरगांव में, यानी कि यह जो शोंगराम, BNS शोंगराम जो पोत था, ये है कहाँ से, बांग्लादेश से निकला और कहाँ पर जा रहा था, यह गैस कहाँ पर जा रहा था। तो गैस आपको याद है कि यह लेबनान जा रहा था। लेबनान वही जहाँ पर हाल ही में विस्फोट हुआ था। किस वजह से विस्फोट हुआ था, तो गैस
अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, जहाँ पर बैरूत विस्फोट आपने सुना होगा और मैंने भी कवर किया था। तो गाइस आपको याद रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से वहां पर विस्फोट हुआ था। तो गाइस यह बांग्लादेश से कहाँ, लेबनान जा रहा था। तो लेबनान जा रहा था, तो बीच में क्या पड़ा, गोवा पड़ा। और बीच में बांग्लादेश से कहाँ जा रहा था, लेबनान जा रहा था। तो बीच में क्या पड़ा, हमारा गोवा पड़ा। और गोवा में इसने पोर्ट ऑफ कॉल किया। ठीक है, इस पोर्ट ऑफ कॉल आपको मालूम चल गया है कि जहाँ पर जहाज रुकते हैं वहां पर वो ईंधन भरते हैं या खाना पीने के सामान खाते हैं। तो गाइस इसे उसे कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, जहाँ जहाज रुकते हैं किसी अन्य जगह पर। तो गाइस गोवा में रुका, गोवा के कहाँ पर, ममर गांव में रुका। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो गाइस क्यों जा रहा था ये लेबनान, क्योंकि गाइस लेबनान में जो विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। गाइस आपको इस पदार्थ को जो है अमोनियम नाइट्रेट जो पदार्थ था, यह इसकी वजह से कहाँ पर, बैरूत में, लेबनान के बैरूत में क्या हुआ था, लेबनान के बैरूत में विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। गाइस आपको इस पदार्थ को जरूर याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन में सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बैरूत में क्या हुआ था, विस्फोट हो गया था। जो बैरूत है किसकी राजधानी, लेबनान की राजधानी है। तो यह वहां जा रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पर जो लेबनान में जो हमला हुआ था, विस्फोट जो हुआ था, वो वहां पर बांग्लादेश का एक और जहाज पहले से खड़ा था। तो वह क्षतिग्रस्त हो गया। उसका नाम क्या था, बीएनएस विजय भी, यानी कि विजय जो होता है वहां पर विजय बोलते हैं। तो गाइस बीएनएस विजय वहां पर खड़ा था, वो भी वहां क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसको लेने के लिए क्या जा रहा है, सोंगराम जा रहा है। तो गाइस इसीलिए यह बीच में रुका और यह चर्चा का विषय बन गया। तो इससे आपको जानने को मिला होगा, पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में नई जानकारी मिली होगी। तो गाइज आपको इसका एक अंदाजा रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है। तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है खड़गपुर, IIT खड़गपुर ने यह दीक्षक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। और क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पहली रैंक किसने प्राप्त की है, जिसका आंसर आपको करना है कहाँ, कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाइए।